12 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में सिचुएटेड अटल सेतु ब्रिज का इनॉग्रेशन करते हैं और 22 जून 2024 को खबर आती है कि इस ब्रिज में क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। टैक्स पेयर्स मनी स्पेंट ऑन दिस ब्रिज 17,840 करोड़ रुपीस। 2 अगस्त 2024 नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की फोटोज वायरल होती हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में पानी भर गया है और छत लीक कर रही है। बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कब हुआ था? 28 मई 2023। टैक्स पेयर्स मनी स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट 971 करोड़ रुपीस। 17 अगस्त 2024 भागलपुर बिहार के गंगा रिवर पर सिचुएटेड एक ब्रिज 4th टाइम कोलैप्स कर जाता है। लेट मी रिपीट, 4th टाइम कोलैप्स कर जाता है। टैक्स पेयर्स मनी स्पेंट ऑन दिस ब्रिज 1717 करोड़ रुपीस। मतलब ऐसे क्या ही बना रहे हैं। इससे पहले ये अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज 2 बार 2022 में और 1 बार 2023 में कोलैप्स कर गया था। इन हादसों में न सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे वेस्ट होते हैं बल्कि कई लोगों की इन इंसिडेंट्स में जानें भी चली जाती हैं। अक्टूबर 2022 में गुजरात के मोरबी ब्रिज के गिरने से 141 लोगों की जान चली गई और 180 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं इसी साल मई मंथ में मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक इलीगल होर्डिंग के गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई और 74 से ज्यादा लोग घायल हो गए। या फिर 28 जून 2024 को IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर जाने से 33 वर्षीय रमेश कुमार जी की दुखद मृत्यु हो गई और 8 और लोग घायल हो गए। ऐसे बतेरे इंसिडेंट्स हैं। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रही थी, आई वॉज astonished to see how the taxpayers' money is being wasted in India. और इसी टॉपिक पर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं हूं निहारिका सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक इंडियन में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या टैक्स आपके पैसों की लूट है और देश के टैक्स सिस्टम को सुधारने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। अगर आपको हमारा सोल्यूशन ओरिएंटेड कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज़ादी के बाद से अभी तक लास्ट 77 ईयर्स में इंडिया ने ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस देखे हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई और गईं, बहुत सारे लीडर्स आए और गए, नई पॉलिसीज़ बनी, पुरानी पॉलिसीज़ रिप्लेस हुई, टाइम के साथ देश भी आगे बढ़ा। पर एक चीज़ जो सिंस इंडिपेंडेंस कंसिस्टेंट रही है वो है मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स का बर्डन। एंड नाउ मोर देन एवर जब इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ क्रॉस कर चुकी है तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स हो गई है। भारत में हम इंग्लैंड जैसे टैक्सेस पे कर रहे हैं पर हमें सर्विसेज सोमालिया जैसी मिलती हैं। जब आप नौकरी करने जाते हो, दिन रात एक करके मेहनत करते हो और आपकी खून पसीने की कमाई हुई सैलरी आपको 1 तारीख को मिलती है तो सरकार आपसे ऑलरेडी 30 से 40% तक इनकम टैक्स ले चुकी होती है। ये डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं जिनका बोझ ज़्यादातर मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है। और हर साल जब बजट आता है तो सभी सरकारें सिर्फ इसी कम्युनिटी को नींबू की तरह निचोड़ने में लग जाती हैं। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि लास्ट ईयर मात्र 8.5 करोड़ लोगों ने ही ITR फाइल किया था, जिसमें से सिर्फ 6 करोड़ लोगों ने ही इनकम टैक्स पे किया था। ये इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 4% शेयर है और ये 4% लोग हमारे टोटल टैक्स रेवेन्यू का 25% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देते हैं। पर हम मिडिल क्लास की देशभक्ति यही खत्म नहीं होती। हमें अपने देश की उन्नति में दोबारा हाथ बटाने का मौका मिलता है जब हम अपनी कंजम्पशन के लिए इन पैसों को स्पेंड करने जाते हैं। तब सरकार हमसे दोबारा टैक्स वसूलती है इन द फॉर्म ऑफ GST। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ये कुछ एक्सट्रीमली एसेंशियल चीज़ों पर तो 5% होते हैं पर मेजॉरिटी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर ये 18 से 28% के बीच में वैरी करता है और कुछ लग्जरी आइटम्स पर तो ये 50% तक पहुंच जाते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं जो देश के सभी लोगों को देना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप एक कार खरीदने जाते हो तो आप पहले तो 28% GST दे देते हो, फिर आप 1 से 22% तक सेस देते हो जो गाड़ी की इंजन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। फिर आप 6 से 18% तक रोड टैक्स दे देते हो डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टेट से आप कार ले रहे हो।
और फिर 7 से 10% तक रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे कर देते हो। फिर आप कार इंश्योरेंस लेने जाते हो तो उस पर भी 18% GST दे देते हो, और ये सब आप 30% इनकम टैक्स देने के बाद देते हो। फिर पेट्रोल डलाने जाते हो तो वहाँ भी 20 से 40% तक वैट दे देते हो, और अगर आप गलती से कार हाईवे पर लेकर चले गए तो आप सरकार को भर भर के टोल टैक्स देते हो। सोचिए, अटल सेतु का मंथली पास 12,500 रुपए का है। मतलब अगर आप हर दिन ट्रैवल करते हो तो सिर्फ रोड पे चलने का आप पर डे का 416 रुपए सरकार को दे देते हो। वाइल अगर आप सिंगल रिटर्न ट्रिप कर रहे हो तो ट्रिप की टोल चार्जेस 1950 रुपए हैं। इतने में तो आप दिल्ली से लखनऊ फ्लाइट से चले जाओगे यार। दिल्ली जयपुर हाईवे जिसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिर्फ 1000 करोड़ रुपए था, उस पर सरकार अभी तक 8 गुने से ज्यादा टोल टैक्स चार्ज कर चुकी है। एंड माइंडेड, वसूली इज स्टिल ऑन। और इन सब का रिजल्ट क्या हो रहा है? हायर GST एंड अदर टैक्सेस रिजल्ट इनटू हायर इन्फ्लेशन। और मिडिल क्लास के लिए बढ़ते हुए टैक्सेस और इन्फ्लेशन का मतलब है इंक्रीज इन डेट। लोग और क्रेडिट कार्ड्स और अनसिक्योर्ड लोन्स लेने पर मजबूर हो जाते हैं। चलिए, अगर टैक्स कंट्रीब्यूशन की चार्ट की बात करें तो इंडिया में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का स्प्लिट लगभग 50-50 है, जिसमें से 25% इनकम टैक्स से आता है, 25% कॉर्पोरेट टैक्स से, 29% GST से आता है, और बाकी 21% अदर टैक्सेस का शेयर है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि निहारिका, इस बार तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने 2024 के बजट में लोगों को काफी टैक्स रिलैक्सेशंस दिए, पर क्या सही में आपको कोई टैक्स बेनिफिट मिला भी है या ये सब सिर्फ एक छलावा ही था? वैसे तो गवर्नमेंट ने इसे काफी ग्लोरीफाई किया, बट देखते हैं मंथली टैक्स सेविंग के नाम पे ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो अगर आपकी सैलरी 6 लाख से कम है तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं बदला, लेकिन अगर आप 7 लाख से ज्यादा कमाते हो तो आप साल के 5,000 रुपए तक टैक्स बचा रहे होंगे, जो महीने के 416 रुपए होते हैं। और वही अगर आपकी सैलरी 10 लाख से ज्यादा है तो आप साल के 10,000 रुपए तक बचा रहे होंगे, जो महीने के 833 रुपए होते हैं। मैं तो बहुत ही अमेज्ड हूँ ये सोचकर कि इतने सारे पैसे लेकर हम जाएंगे कहाँ। या तो आप पैसों को खर्च कर सकते हो और भी ज्यादा GST में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रहे, चाहे आप इन्वेस्ट करें या खर्च करें, सरकार अपना हिस्सा तो निकाल ही लेगी। लास्ट ईयर 2023 में गवर्नमेंट ने डेट म्यूचुअल फंड से इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया, जो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होता था। और वही इस साल 2024 में भी प्रॉपर्टी की रीसेल पर सरकार ने इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया। मतलब पहले आप सरकार को इनकम टैक्स दो, फिर कंजम्पशन टैक्स दो, और अगर गलती से कुछ पैसे बच जाए और उन्हें सेव करने जाओ तो उस कमाई हुई सेविंग्स पर भी सरकार को और टैक्स दो। जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपके 30% इनकम टैक्स, 18% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सबका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। बिजली के लिए आप इन्वर्टर पर डिपेंड करते हो, पानी के लिए आपको अपने खुद के सबमर्सिबल पंप्स लगाने पड़ते हैं, और क्योंकि पानी साफ नहीं आता तो आप RO भी इंस्टॉल करते हो। हवा साफ नहीं है तो एयर प्यूरिफायर ले आते हो। एजुकेशन के लिए आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हो, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो आपको अपने बच्चे के लिए चाहिए। हेल्थ के लिए आप अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेते हो, क्योंकि सरकारी स्कीम्स इतनी डिपेंडेबल नहीं होती और ना मिडिल क्लास उसका कोई लाभ उठा पाता है। तो करे क्या? सोल्यूशन क्या है इन सब का? सोल्यूशन 1, इंक्रीज टैक्स पेयर्स परव्यू। सैलरीड क्लास का टैक्स स्ट्रेस कम करने के लिए इनकम टैक्स का दायरा इंक्रीज करना होगा। इंडिया की GDP का 18% हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। आज की डेट में इंडिया में ऐसे कई किसान हैं जिनकी सालाना आय 50 लाख से ऊपर है, फिर भी ये इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड क्यों है? बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरेशंस भी हैं जो अपने आप को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर रजिस्टर कर लेती हैं और टैक्स से एग्जेम्पशन ले लेती हैं। सरकार को इन सभी लोगों को टैक्स परव्यू में ऐड करना ही होगा। सेकंड, कंट्रोल टैक्स फ्रॉड। भारत में डायरेक्ट टैक्स बेस इतना नैरो है कि यहाँ टैक्स फ्रॉड्स बहुत ही आम बात है।
इसकी वजह से सरकार मिडिल क्लास को रेगुलरली स्क्वीज करती रहती है, जबकि गरीब जो फ्री राशन पर जीता है या बिलियनर्स जो शादियों पर क्रॉस खर्चा करते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठे रहते हैं। अगर बिना टैक्स बर्डन बढ़ाए रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो टैक्स लीक्स को कम करना ही होगा। थर्ड, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। इंडिया के टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की काफ़ी कमी है। अक्सर ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि टैक्स रेवेन्यू जो इकट्ठा किया जा रहा है वो कैसे यूज़ हो रहा है। एक ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम बनाना चाहिए जहां हर पैसे का ऑडिट पब्लिक हो। आपका पैसा किस प्रोजेक्ट में लग रहा है इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग अवेलेबल होनी चाहिए और डेटा रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। एंड लास्टली, आस्क राइट क्वेश्चंस टू योर लीडर्स। एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन वो होता है जो अपने लोकल लीडर्स से सही क्वेश्चन पूछे। आपका हार्ड अर्न टैक्स मनी कहाँ जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो मेक श्योर करें कि आप अपना मनपसंद कैंडिडेट इस बात पे नहीं सेलेक्ट कर रहे कि वो किस जाति, किस धर्म और किस संप्रदाय से आता है, बल्कि आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर, उसकी प्रीवियस डेवलपमेंट्स देखकर, उसके एक्शंस देखकर, एजुकेशनल बैकग्राउंड देखकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। तो दोस्तों, इन द एंड आई ओनली वांट टू से दैट नो कंट्री इज परफेक्ट। हमें मिलकर ऐसे एक्शंस लेने होंगे दैट कैन हेल्प बिल्ड अ बेटर इंडिया एंड कैन इम्प्रूव द लाइफ ऑफ इंडियंस। आपका क्या विचार है हमारे टैक्स सिस्टम पे? अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे जागरूक, स्टे इन्फॉर्म्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।